नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजी टेट में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम एक वीडियो में 30 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें। यह वीडियो आपके सीजी टेट 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए, अवस्था का अगर पीरियड को देखें तो शैशवावस्था का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया है, परंतु जो ज़्यादातर विद्वानों ने एकदम मान्य जो बताया है वो होता है शैशवावस्था के लिए 0 से 2 वर्ष का, पूर्व बाल्य अवस्था के लिए 2 से 6 वर्ष का, और मध्य बाल्यावस्था के लिए 6 से 9 वर्ष का, तथा उत्तर बाल्यावस्था के लिए 9 से 12 वर्ष होता है। देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या होता है। देखिए, शैशव अवस्था में जो है बालक भाषा को सीखते हैं पर बहुत ही कम सीख पाते हैं उसमें। तो इसमें सीखते हैं परंतु बहुत कम सीखते हैं, इस कारण इसे भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था नहीं कह सकते। इसके बाद की अवस्था जो पूर्व बाल्य अवस्था होता है 2 से 6 वर्ष का, इस अवस्था में जो है बच्चे भाषा को अच्छी तरह से सीखते हैं। इस कारण इस अवस्था को जो है भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक, तो बाल्य अवस्था जो है 2 से 12 वर्ष तक की होता है। इसके बाद जो है 12 से 18 वर्ष की अवस्था जो है किशोर अवस्था कहलाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी स्थान छोड़ना, ऑप्शन डी डर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान जो है किसी चीज़ को जानना या समझना जो है संज्ञान कहलाता है। ठीक, तो हम किन किन चीज़ों से संज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, क्रोध से भी हम संज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जान या समझ सकते हैं। भूख, इससे भी हम संज्ञान प्राप्त करते हैं, और डर, इससे भी हम संज्ञान प्राप्त करते हैं। परंतु स्थान छोड़ना ये जो है संज्ञान का कारक नहीं होगा, इससे हम किसी प्रकार का जान या समझ नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न में कारक नहीं है पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थान छोड़ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालय में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा जो है कैसे प्रदान किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष आवश्यकता बच्चों में कौन आते हैं? अपंग बच्चे आ जाते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं। ठीक, तो इन बच्चों को भी जो है सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दिए जाने से उनमें समानता आएगा, एक दूसरे से सीखेंगे। इस कारण जो है सभी को एक साथ शिक्षा देना चाहिए, जो कि समावेशी शिक्षा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? ऑप्शन ए प्रदर्शन का कौशल, ऑप्शन बी परिचय का कौशल, ऑप्शन सी उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, ऑप्शन डी समापन का कौशल। तो पूर्व ज्ञान की परीक्षा जो है किस कौशल में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी परिचय का कौशल। तो परिचय में जो है अपने पूर्ण ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, तो परिचय कौशल जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? तो बालक के विकास पर कौन सा प्रभाव डालेगा? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बालक के विकास पे प्रभाव जो है तीनों डालते हैं, समाज का भी प्रभाव पड़ता है, परिवार का भी और विद्यालय का भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। ऑप्शन ए शरीर के भार से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी कंकाल तंत्र से, ऑप्शन डी मांसपेशियों की वृद्धि से। तो देखिए, शारीरिक विकास, तो शरीर के भार ये बढ़ रहा है, ये भी शारीरिक विकास कहलाएगा। कंकाल तंत्र में अगर कोई
वृद्धि या कमी हो रहा है, ये भी जो है शारीरिक विकास कहलाएगा। मांसपेशियों की वृद्धि भी शारीरिक विकास के अंतर आएगा, परंतु बुद्धि का विकास जो है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। इस कारण इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बी होगा। ये जो है बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है, बुद्धि का विकास। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, ऐसी वस्तु बताना है हमें। तो देखिए जीन्स, तो इसको जो है मूल प्रवृत्ति को देखें तो मूल प्रवृत्ति जो है जीन्स को प्रभावित करते हैं, तो ये जो है इसका प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। और वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम भी जीन्स को प्रभावित करते हैं, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। अगर वातावरण को देखें तो ये जो है किसी जीन्स पे आधारित नहीं होता है, बाकी सभी को ये प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र है। ऑप्शन ए उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं, ऑप्शन बी अपने निर्णयों में स्वतंत्र, ऑप्शन सी शिक्षकों से स्वतंत्र, ऑप्शन डी अंतर्मुखी स्वभाव। तो प्रतिभाशाली छात्र कौन होते हैं? तो इस ऑप्शन के आधार पर जो है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अपने निर्णयों में स्वतंत्र। तो प्रतिभाशाली छात्र जो है अपने निर्णयों में स्वतंत्र, अर्थात उनके स्वतंत्र विचार होते हैं, वे प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहलाएंगे। और दूसरा क्या होता है, इनमें जो है नए चीज़ों को जानने की जो है जिज्ञासा होता है, और सृजनशील गुण होता है, इनमें नए चीज़ों की खोज करने का गुण होता है, नई चीज़ें सीखने का गुण होता है, वे जो है प्रतिभाशाली छात्र कहलाते हैं। तो यहाँ जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए तनाव कम करने के लिए, ऑप्शन बी मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, ऑप्शन सी अपने कार्य को जांचने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी होता है, तो इसके किस चीज़ के लिए उपयोगी होगा? तो देखिए तनाव को कम करने के लिए भी उपयोगी होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन से को नियमित करने के लिए, मूल्यांकन नियमित करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जरूरी है, अपने कार्यों की जांच करने के लिए भी जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा का वातावरण खाली स्थान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन ए सहायता देने वाला, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी मित्रवत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षक को कक्षा के वातावरण को कैसे बनाना चाहिए? तो सहायता देने वाला भी होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, मित्रवत भी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए खेलने का, ऑप्शन बी अनुकरण करने का, ऑप्शन सी अध्ययन करने का, ऑप्शन डी झगड़ा करने का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुकरण करने का। देखिए अनुकरण करना मतलब दूसरे के रास्ते जो अनुकरण कर रहा है, दूसरों को देख के उस कार्य को कर रहा है, वह जो है अनुकरण कहलाएगा। तो अगर खेलना भी सीख रहा है वो, तो दूसरे को देख के सीख रहा है, तो वो भी एक अनुकरण के ही अंतर्गत आएगा। अध्ययन करना ये भी एक उसके अनुकरण के अंतर आएगा, झगड़ा भी अनुकरण। तो सबसे अधिक जो है उसमें स्वभाव होता है अनुकरण करने का, कुछ भी कर रहा है वह जो है दूसरे को अनुकरण करके ही करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी अनुप्रयोग, ऑप्शन डी समझ। तो संगठनात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है बताना है। तो संगठनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? संगठनात्मक ज्ञान में हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे अन्वेषण करते हैं, इन चीज़ों का हम पता लगाते हैं, ये जो है संगठनात्मक क्षेत्र कहलाता है। तो इसके लिए ज्ञान आवश्यक है, कौशल आवश्यक होता है, समझ आवश्यक होता है, उसका अनुप्रयोग भी आवश्यक होता है, परंतु ये मूल्य आवश्यक नहीं होता है संगठनात्मक क्षेत्र के लिए। मूल्य जो है एक नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। तो मूल्य जो है नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, संगठनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आता है, अनुप्रयोग आता है, समझ आता है, उसके अलावा जो है कौशल आता है, समस्या समाधान करने का स्वभाव आता है। तो ये सब जो है संगठनात्मक विकास के अंतर्गत आएगा, वो जो है मस्तिष्क के विकास को दर्शाता है संगठनात्मक विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है? ऑप्शन ए छात्रों का मानसिक विकास, ऑप्शन बी छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी शिक्षण संस्थानों का विकास, ऑप्शन डी छात्रों का व्यावसायिक विकास। तो सह पाठ्यक्रम गतिविधि किससे संबंधित है? तो ये जो है छात्रों का सर्वांगीण विकास से संबंधित है। कोई भी पाठ्यक्रम जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए बनाया जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला है भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के खाली स्थान के हैं? ऑप्शन ए पूरी तरह से अलग, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी आंतरिक जुड़े हुए, ऑप्शन डी से संबंधित नहीं। तो अगर हम लोग देखें भावनात्मक और अनुभूति इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा? तो भावनात्मक क्या है? ये एक मानसिक स्थिति होता है। इसके अंतर्गत कुछ भी आ सकता है कि वो खुश है या दुखी है, उसकी जो भी मानसिक स्थिति है सभी जो है भावनात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। और अनुभूति जो है ये जो है ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के द्वारा जो है प्राप्त किए हुए जो ज्ञान होते हैं वे जो है अनुभूति कहलाते हैं। तो ये भी जो है मानसिक या बौद्धिक से संबंधित है। तो भावनात्मक और अनुभूति के मध्य जो है आंतरिक संबंध पाया जाएगा। तो ये जो है आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं भावनात्मक और अनुभूति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है? ऑप्शन ए छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों को विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, ऑप्शन सी एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसको संदर्भित करता है? तो यह जो है छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास की सभी पहलुओं को शामिल करता है। ठीक, तो ये जो है सभी पहलुओं को शामिल करेगा। दैनिक, जिसमें दैनिक भी शामिल होगा, जिसमें नियमित मूल्यांकन भी शामिल होगा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अगला है छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी वार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी त्रैमासिक मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? सबसे अच्छा तरीका होगा सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन तो विद्यालयों में जो है सतत मूल्यांकन की विधि को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत हम डेली जो है बच्चों को क्या होमवर्क दिया जाता है सतत मूल्यांकन के लिए, डेली क्लास में कुछ एक्टिविटी कराया जाता है। तो ये सब जो है सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत ये भी जो है शामिल होते हैं सतत मूल्यांकन में ही। तो जो वार्षिक परीक्षाएं किया जाता है वो वार्षिक मूल्यांकन में आ जाएंगे। त्रैमासिक मूल्यांकन में जो 3 महीने के अंदर मूल्यांकन किया जाता है वो जो है त्रैमासिक मूल्यांकन में आएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका होगा सतत मूल्यांकन, डेली का मूल्यांकन करना। ये जो है छात्रों की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन करने का तरीका है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन ए विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, ऑप्शन बी विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, ऑप्शन सी निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, ऑप्शन डी प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। तो देखिए समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है पूछा गया है। ठीक, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम निःशक्त बच्चे हो या सामान्य सभी बच्चों को जो है एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था करते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, निःशक्त बच्चे को माता पिता अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजें। तो ये जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि अलग अगर विशेष विद्यालय में भेज रहा है तो वो समावेशी शिक्षा में नहीं आता है। ठीक, एक ही साथ सबको पढ़ाना जो है समावेशी शिक्षा है। तो इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर समावेशी शिक्षा सफल बनाने के तरीके पूछित होते तो क्या होता है, विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता। तो प्रशिक्षित शिक्षक जो है विद्यालय में होने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। विद्यालय में अधोसंरचना ढांचे की उपलब्धता, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है अच्छी होना चाहिए समावेशी शिक्षा के लिए। प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालय में नियुक्ति, तो ये भी सही है। परामर्शदाताओं की नियुक्ति जो है आवश्यक है समावेशी शिक्षा के लिए। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी कक्षा में
सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? ऑप्शन ए, मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है। ऑप्शन बी, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। ऑप्शन सी, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है। ऑप्शन डी, नैतिक विकास तेजी से होता है। तो देखिए, समावासी कक्षा में क्या होता है, सभी को साथ लेकर शिक्षा देते हैं, तो इसमें हर वर्ग के जो है बालक सम्मिलित होते हैं। तो इसके सकारात्मक पक्ष अगर देखें तो इसका सकारात्मक पक्ष होगा सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होगा, क्योंकि हर वर्ग के लोग बालक रहेंगे, तो उनके मध्य जो है सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होगा। अगर मानसिक विकास की बात करें तो ये जो है अधिक तेजी से नहीं होता है, ये जो है किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो ये जो है समावेशी कक्षा के कारण नहीं होगा ये, तो ये जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा। अगर गत्यात्मक कौशल को देखें तो ये भी जो है आसानी से नहीं होता, और नैतिक विकास जो है धीरे धीरे होता है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, समता और समानता। ऑप्शन सी, सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, विविध जरूरतों को पूरा करना। तो देखिए, विद्यालय स्तर में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है किस उद्देश्य से लाया गया है? तो ये जो है समता और समानता के उद्देश्य से लाया गया है, कि ये जो है समानता और समता के उद्देश्य से लाया गया है। तो अगर संवैधानिक प्रावधान देखें हम शिक्षा के लिए, तो ये जो है आर्टिकल 21A में मिलता है। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है, और जो है 45 में मिलता है, इसमें जो है सभी वर्गों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल होगा। ये जो है राज्य का कर्तव्य होगा कि वे जो है सभी वर्ग को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तो ये अभियान जो है समता और समानता लाने के उद्देश्य से लाया गया था। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न को आप स्वयं एक टीचर की भांति सोचिए इसे। अगर आपके सामने कोई ऐसा बच्चा है जो एक समस्यात्मक स्थिति में है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या उस बच्चे को तुरंत घर भेज देंगे? तो ये जो है इससे उसकी समस्या का हल नहीं होगा। बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना, तो इससे भी उसकी समस्या का हल नहीं होगा। बच्चे को दंडित करना, इससे भी उसकी समस्या का हल नहीं होगा। तो आप उसकी समस्या को दूर करने के लिए बच्चे को परामर्श प्रदान करेंगे, जिससे जो है उसकी समस्या दूर हो जाए। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? ऑप्शन ए, आगमनात्मक। ऑप्शन बी, प्रयोगमूलक। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया जो है किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित होगा? तो एक होता है आगमनात्मक ज्ञान। आगमनात्मक ज्ञान के अंतर्गत जो है शिक्षक अपने अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से जो है शिक्षण देता है, ये जो है आगमनात्मक विधि होता है। दूसरा होता है प्रयोगमूलक। इसमें जो है जैसे विज्ञान पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, इसके जो है तथ्य जो है प्रयोग के द्वारा जो है निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उस तथ्यों के माध्यम से जो है समझाया जाता है। इसमें जैसे कि हम किसी इमेज के माध्यम से किसी चीज़ को समझा रहे हैं, वो जो है एक प्रयोगात्मक या प्रयोगमूलक के अंतर्गत आता है। तो ऐसी जो है शिक्षा जो है प्रयोगमूलक शिक्षा कहलाएंगे। तो एक शिक्षक को जो शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार होना चाहिए? तो यह जो है आगमनात्मक और प्रयोगात्मक दोनों होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े। ऑप्शन बी, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके। ऑप्शन सी, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। ऑप्शन डी, उन्हें शिक्षित कर सके। तो देखिए, समावेशी शिक्षा बोला गया है यहाँ। तो अगर सहयोग की भावना लाना हो तो ऐसे भी आ सकता है सहयोग की भावना, जो सामान्य शिक्षा दिया जाता है उससे।
सहानुभूति, तो सहानुभूति के उद्देश्य से नहीं लाया जाता, और ना ही सहयोग। तो ये जो है जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, इस उद्देश्य से समावेशी शिक्षा का प्रयोजन जो है लाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला है, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर। ऑप्शन बी, अनुमान लगाकर। ऑप्शन सी, माप कर। ऑप्शन डी, पालकों से पूछकर। तो बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक संबंध की कठिनाइयों को कैसे पहचानेगा एक शिक्षक? तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। तो कोई बच्चे जो हैं वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं अलग अलग परिस्थितियों में, उसके आधार पर उसके सामाजिक और भावनात्मक कठिनाइयाँ हैं उसको एक शिक्षक समझ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये सामाजिक और भावनात्मक को इसको अनुमान नहीं लगाया सकता, इसे मापा नहीं जा सकता, और पालकों की पूछ कर इसको पता कर सकता है, पर यह जो है एक उचित विधि नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर होगा ये ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? ऑप्शन ए, अनुवांशिकता। ऑप्शन बी, भौतिक दशाएं। ऑप्शन सी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बुद्धि एवं विकास को कौन से कारक प्रभावित करेंगे? तो देखिए, तो इसके लिए जो है आनुवांशिकता भी एक कारक होगा, भौतिक दशाएं भी कारक होंगे, और सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाएं भी इसके कारक होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है बुद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। ऑप्शन सी, किशोर अवस्था में सामूहिक विकास। ऑप्शन डी, किशोर अवस्था में बौद्धिक विकास। तो देखिए, मूर्त परिस्थितियों से के माध्यम से समझ लेना, तो समझना, तो मूर्त परिस्थितियों से समझना एक बौद्धिक विकास को दर्शाता है। तो सबसे पहले आप बौद्धिक विकास को देखिए, तो बौद्धिक विकास को दर्शाता है, तो बौद्धिक विकास तो ऑप्शन में दिए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो मूर्त परिस्थितियों, तो पहले आता है बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था आता है। तो मूर्त परिस्थितियों में वो बाल्य अवस्था से ही समझना स्टार्ट कर देता है। तो बाल्य अवस्था ये जो है 2 से 12 वर्ष की अवस्था है। तो इस अवस्था में जो है मूर्त कोई परिस्थितियाँ उसके सामने जो आते हैं, उसी से जो है बच्चे समझना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाल्य अवस्था में बौद्धिक विकास। इसे क्या दर्शाता है? मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना इसे प्रदर्शित करता है इस अवस्था में। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है? ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन। ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। ऑप्शन सी, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि या प्राप्ति। ऑप्शन डी, सामाजिक वृत्त का विकास। तो सामाजिक विकास एक विषय के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण कहलाता है। तो समाज में जैसे व्यवस्था चल रहा है उसमें जो हम अपना स्वयं का क्या उद्देश्य रखते हैं समाज से, उन दोनों का एकीकरण जो है सामाजिक विषय व्यवस्था को एक विषय के रूप में स्थान देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा अधिगम निर्भर करता है? ऑप्शन ए, शिक्षक पर। ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। ऑप्शन सी, अच्छी शिक्षण विधियों पर। ऑप्शन डी, शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। तो देखिए, अच्छा अधिगम, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक, सीखना। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छी चीज़ें सीखने के लिए जो है जो छात्र हैं उनमें ही क्या होना चाहिए? सक्रिय या सकारात्मक जो है रुचि होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों में सक्रिय रुचि हो तभी वे जो है अच्छे अधिगमों को सीख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है? ऑप्शन ए, समझ। ऑप्शन बी, कल्पना। ऑप्शन सी, तर्क। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बालक के बौद्धिक विकास को क्या प्रदर्शित करता है? समझ, कल्पना और तर्क, तीनों जो है इसके बौद्धिक विकास को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समाजीकरण की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए, अचेतन प्रक्रिया। ऑप्शन बी, कभी कभी होने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाजीकरण जो है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक तो एक दूसरे से लोग सीखते हैं अंतःक्रिया के माध्यम से, एक दूसरे के आपस में
आपसी क्रिया के माध्यम से वे जो है अंतः क्रियात्मक क्रिया है। तो यह जो है सामाजिकरण की प्रकृति होता है। तो आज का अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनकी दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। यह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है कि एक शिक्षक विद्यार्थी को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, उनके जो है संवेग को नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये जो है संवेगात्मक विकास को दिखाएगा। उनमें अगर कोई भी स्थिति आए, उनका संवेग अर्थात मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने का उपाय दिया रहा है। तो ये जो है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न से उत्तर है ऑप्शन बी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।